आज हम नई यूनिट लेकर चलेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सभी जानते हैं कि हमें कार्य करने के लिए क्या चीज चाहिए बच्चों? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सर, खाने की, हमारे फूड से। हमें वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी हमें हमारे फूड से। ठीक है, आइए। अब प्रॉब्लम ये है, प्रश्न ये है कि फूड से ये एनर्जी हमें कैसे मिल पा रही है ना? प्रश्न है, असली बात वो है कि भाई ठीक है, फूड से एनर्जी मिल रही है, बट हाउ, कैसे मिलती है? और खाना जब डाइजेस्ट होगा तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट मिलेगा, मतलब उसका जो है कैटाबोलिज्म होगा, कैटाबोलिक रिएक्शन होगी हमारे शरीर में। तो सर फिर फैटी प्रोड्यूस होगी। फैटी प्रोड्यूस होगी। एटीपी प्रोड्यूस, इस बच्चे ने थोड़ा थोड़ा सा बताया कि ये खाना है जो हम खाते हैं, वो टूटेगा, टूटने के बाद कैटाबोलिक रिएक्शन होंगी और उससे एनर्जी प्रोड्यूस। जरा मुझे और रिफाइंड करके आपको बताते हैं, बैठिए। जो भी आप खाते हैं, क्योंकि वो फूड है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका सबसे पहले क्या होना जरूरी है? डाइजेशन। क्या होना जरूरी है? और जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो एंजाइम की हेल्प से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। यस सर। है ना? जब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो डाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, किसमें कन्वर्ट हो जाए? सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और ये सारा काम कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ होता है सारा का सारा काम? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हैं सब बच्चे? हमारी आहार नाल, ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है? हमारे आहार नाल में। जो भी हमने खाया, जो चावल हमने खाए, जो मीट हमने खाया, जो मछली खाई, जो अंडे खाए, जो फल खाए, जो सब्जियां खाई, और पता नहीं क्या क्या खाया, उसमें बेसिकली है तो कुछ चीजें। उसमें बेसिकली है कार्बोहाइड्रेट, उसमें बेसिकली है प्रोटीन, उसमें है फैट, उसमें है मिनरल्स, उसमें है विटामिन, उसमें है वाटर। चाहे जो भी कुछ हो वो सोर्स है, तो ये सब चीजें ही उसमें। क्यों बच्चों, यही है ना? या इसके अलावा भी वो कुछ और है? यही है। लेकिन ये, इनसे डायरेक्ट एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलती। हमारे अंदर ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम इनसे डायरेक्ट एनर्जी लें। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो अंततः एंजाइम की हेल्प से बदल जाता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, लैक्टोज में। इन चीजों में बदलता है। इसमें बदलता है कि नहीं बदलता है? और जितना भी प्रोटीन हम खाते हैं, वो किसमें बदलता है? सर, अमाइनो एसिड्स। हाँ, एक ही आवाज आ रही है, बाकी की आवाज क्यों नहीं आ रही? जितना भी प्रोटीन आपने खाया, बहुत अच्छा लगता है ना, मुर्गा आपको अच्छा लगता है, मछली आपको अच्छी लगती है, बकरा आपको अच्छा लगता है, अंडे आपको अच्छे लगते हैं, लगते हैं, तो ये खा गए आप। यमी आपको अच्छा लगता है, सोयाबीन आपको अच्छा लगता है, सोयाबीन इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन आल्सो। तो ये सब खा गए आप। खाने के बाद क्या होगा इसका? डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होगा इसका?
नहीं, डाइजेशन में प्रोटीन का क्या होगा, क्या है में बदलेगा ये, एमिनो एसिड्स। जितना भी प्रोटीन आपने खाया वो किस में बदल गया, एमिनो एसिड में। पहला आपने देखा ग्लूकोज हमने ले लिया, दूसरा हमने ले लिया एमिनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स ले लिए हमने, जितना भी प्रोटीन हमने खाया था सब एंजाइम की हेल्प से अमीनो एसिड। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ से शुरू हो जाता है, सर कहाँ से, सर लीवर से ट्रांसफर को लीवर में भी डाइजेशन होता है, लीवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, नहीं डाइजेशन, डाइजेशन का तो पार्ट है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है वो। स्टमक स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, स्टमक से, पेट से। और कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से शुरू होता है, 169 हैं? कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कंप्लीट होता है, मैंने ये नहीं कहा। सर कहाँ से शुरू होता है, कौन बताएगा, सर मुंह से बक्कल कैविटी से, मुंह से। बदल कर कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से शुरू हो जाता है, बदल कर फैट का कहाँ होता है, फैट का कहाँ होता है, फैट से शुरू होता है। सारे डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके सारे डाइजेशन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते। क्लियर है इस बारे में सब बच्चे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हैं? भैया देखो, मैंने कहा आपका जो फूड है जो आपका एनर्जी दे रहा है उसमें कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कौन है, प्रोटीन है, उसमें कौन है, फैट है, उसमें कौन है, विटामिन है, उसमें कौन है, मिनरल्स है, उसमें कौन है, वाटर है। ये तो एलिमेंट्स ऑफ फूड हो, एलिमेंट्स ऑफ फूड हो जी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल है, और हमने कहा डाइजेशन में ये मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, एसेंशियल मॉलिक्यूल। किसकी हेल्प, अपने आप हो जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ, और इसे ही क्या कहते हैं, डाइजेशन। यही तो डाइजेशन है, और कोई डाइजेशन, और ये होता कहाँ है, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स है, क्योंकि ये तो एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें बक्कल कैविटी है, इसमें फेरिंग्स है, इसमें पैगस है, इसमें स्टमक है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इनके एसेसरीज कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो एंजाइम को सिक्रीट कर रही है, कुछ ग्लैंड्स जो है एक्स्ट्रा है, बाहर की है, कुछ ग्लैंड्स इनकी बॉडी के एक वॉल के अंदर ही है जो हमें दे रही है, जैसे सलेवरी ग्लैंड से सलेवा मिल रहा है हमें, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस मिल रहा है, पैंक्रियास से हमें पैंक्रियाटिक जूस मिल रहा है, लीवर से हमें क्या मिल रहा है, लीवर से हमें क्या मिल रहा है, बाइल जूस मिल रहा है, इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं उनसे इंटेस्टिनल जूस मिल रहा है। तो अलग अलग जूसेस हमें मिल रहे हैं, इन जूसेस के अंदर एंजाइम्स है, और कौन से एंजाइम्स हैं, किसे पचाने वाले एंजाइम्स हैं, प्रोटीन को, फैट को, और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना, सबको समझ में आ गया। अब क्योंकि ये जिक्र कहने लगे सर रेस्पिरेशन में डाइजेशन कहां से पढ़ाने लगे, रेस्पिरेशन में डाइजेशन इसलिए पढ़ाने लगे क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इनिकल तो तोड़ना है हमें आगे फर्दर। भाई पहले बड़े मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, फिर ये भी टूटेंगे, फिर ये भी टूटेंगे, इनका भी टूटना ही होगा ना। तो सबको पता लग गया कि भैया ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे एंजाइम की हेल्प से, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट खाए हैं हमने वो बेसिकली मोटा मोटा हमने ग्लूकोज में टूट गए, जितना भी प्रोटीन हमने खाया वो किसमें टूट गया, एमिनो एसिड्स में टूट गया। फैट भी आप खाते हैं, आपको घी भी अच्छा लगता है, मक्खन, आइसक्रीम, कुल्फिया, है ना, पनीर, ये सब खाते हैं, इसमें फैट होती है। तो फैट अल्टीमेटली डाइजेस्ट होता है और किसमें चेंज हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड आ गया हमारे पास। यहां से एनसीईआरटी अपनी पहली लाइन लिखी, यहां से एनसीईआरटी अपनी पहली लाइन लिखती है कि हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं भाई, इन्हें इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की चाहिए, क्या चाहिए,
ये इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? ऑक्सीजन। क्यों चाहिए? टू डिलीवर एनर्जी, एनर्जी को डिलीवर करने के लिए, है ना? क्या करने के लिए? एनर्जी को डिलीवर करने के लिए, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? इनको इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन किया जाता है। किसे किसे? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन। सीधे सीधे नहीं होते ये भी कि सीधे सीधे हो गए ब्रेक डाउन और एनर्जी मिल गई हमें, नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है ये, है ना? तब एनर्जी रिलीज होती है। आप जानते हैं किस रूप में एनर्जी रिलीज होती है? एटीपी। किन बच्चों को एटीपी की फुल फॉर्म पता है? एटीपी की फुल फॉर्म इतने बच्चों को पता है? एटीपी, हाँ बताओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है आपका? रुचि? खुशी? खुशी ने बताया है एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस बच्चे को नहीं पता थी वो भी याद कर ले अच्छी तरह से, है ना? ये एक्चुअली करेंसी है। कोई सामान लेने जाते हैं तो क्या चाहिए आपको? करेंसी चाहिए, कोई यूनिट है, उसे वो दोगे तो ही आपको चीजें मिलेंगी। ऐसे ही एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा की करेंसी है, एटीपी बनेगी, ये खर्च होगी तो ही हमें एनर्जी रिलीज होगी। इसका बनना जरूरी है? तो ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली हमें चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, और इन पूरी की पूरी प्रक्रिया में इस बच्ची ने जैसा कि एक शब्द लिया था, कैटाबोलिक एक्टिविटीज होती है। कैसी होती है? कैटाबोलिक एक्टिविटीज होती हैं, और इन कैटाबोलिक एक्टिविटीज के थ्रू एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? O2 चाहिए इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, और ये ब्रेक डाउन हो गए, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड ना? इट इज हार्मफुल टू आवर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारी बॉडी के लिए क्या है? और अगर वो हार्मफुल है, क्या वो हमारे शरीर के भीतर बना रहना चाहिए? उसे जल्द से जल्द शरीर से बाहर निकालना चाहिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसके फलस्वरूप बनी हुई CO2 नहीं चाहिए ना? तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases, exchange of O2, exchange of from atmosphere to with CO2, with produced by catabolic activities in tissues या cells। जो कैसे बनी है? टिश्यूज के या सेल्स के भीतर कैटाबोलिक एक्टिविटीज बनी है। इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड। लेकिन एनसीईआरटी ने एक शब्द लिख दिया कॉमनली रेस्पिरेशन, बट आई एम नॉट, मैं इस लाइन से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूं, बिकॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन काफी डिफर है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज नॉट अ कंप्लीटली रेस्पिरेशन, है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, बाहर से O2 चली गई एटमॉस्फेयर की, अंदर से टिश्यू के अंदर की जो CO2 है वो क्या हो गई बच्चे? बाहर हो गई। ये एक्सचेंज हो गया O2 का CO2 के साथ। इतना हिस्सा क्या कहलाया? वेग। हाँ,
कॉमनली एनसीईआरटी लिखते हैं इट इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। हालांकि रेस्पिरेशन में कई पार्ट है ना, रेस्पिरेशन में कई पार्ट है। असली पार्ट तो अभी होना बाकी है रेस्पिरेशन का, कैटाबॉलिक वो एक्टिविटीज होनी बाकी है, तो फिजिकल मैकेनिज्म हुआ, ये तो सारा का सारा क्या हुआ, फिजिकल बायोकेमिकल मैकेनिज्म, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब चेक्स होते हैं, जो मेनली फिजियोलॉजी है। इंटरनल रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है बाकी सारा, और ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी आता है रेस्पिरेशन में। देखो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, फिर बायो प्रोडक्ट निकलेंगे, फिर उनका ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो बाहर जाएंगे, है ना, ये पूरा प्रोसेस होगा। तो इट इज कंप्लीटली नोन एज respiration. It is completely known as second. But breathing is a part. Breathing क्या है उसका एक हिस्सा। Breathing is a part of respiration. समझ में आया सब बच्चों को? सांस लेना और श्वसन क्रिया दोनों एक नहीं है पूरी तरह से, दोनों में अंतर है। सांस लेने का मतलब है हम गैसों का केवल क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम? हम पागल हो गए क्या? अपने शरीर को थका रहे हैं, हम कहीं ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि हमारा मेन प्रोसेस है एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इस पूरे प्रक्रिया में एनर्जी का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया, एनर्जी प्रोड्यूस होने का तो कहीं जिक्र। अब बच्चों यहां पर आप जियोलॉजी में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो आप पढ़ेंगे बॉटनी में, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो सबका एक जैसा है ना, लेकिन ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस सब में अलग अलग। इसलिए यहां पर इसके लेसन का नाम ही रखा क्या गया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन नहीं रखा है, रेस्पिरेशन रखते तो हमें फिर कंप्लीट पढ़ना पड़ता है इसी में, है ना। तो भैया ये ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, उसी को हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। किसे किसे पढ़ेंगे? ब्रीदिंग को एंड, हालांकि ब्रीदिंग मैंने बताया ब्रीदिंग एक तरह का एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही है, लेकिन कैसे होता है ये हमें इस पूरे सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, अब ब्रीदिंग के लिए किस एनिमल में ब्रीदिंग कैसे हो, इतने एनिमल्स ग्रुप है, एनिमल्स में ब्रीदिंग किस प्रकार से हो ये दो बातों पर डिपेंड करती है। कितनी बातों पर डिपेंड करती है? तो कौन कौन सी? हैबिटेट नंबर 1 है, हैबिटेट पर, और नंबर 2 लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखेंगे बच्चे। टाइप ऑफ ब्रीदिंग, कैसी ब्रीदिंग होनी है उसमें, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। हैबिटेट, कौन कौन से? हैबिटेट, हैबिट्स, किस तरह के वातावरण में रह रहा है वो, पानी में रह रहे, लैंड पे रह रहे। हाँ, कोई भी कीचड़ में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कुछ जैसे भी रह रहा है, जो भी इसका हैबिटेट है, हैबिटेट। एंड नंबर 2 लेवल ऑफ वाटर। क्लियर? यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है वो आपको याद रखने की जरूरत है। देखो क्या पॉइंट है वो भैया, कोई भी प्राणी होता है एक उसका पूरा सरफेस एरिया होता है, यहां से बॉडी उसकी एक्सपोज हो रही है, और एक उसका बॉडी का वॉल्यूम है। यस सर। है ना, चाहिए हमें ऑक्सीजन, जब तक उसका सरफेस एरिया बॉडी के वॉल्यूम की ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा कर रहा है तब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे। हाँ, जहां ऐसा लगेगा कि भैया जो बॉडी सरफेस है अब वो वॉल्यूम को कवर नहीं कर पा रही है, तो विभिन्न प्रकार के ब्रीदिंग ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो। आप समझ में आइए सब बच्चों को? हैं? नहीं है। हमने कहा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या है?
अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक्सचेंज होना है, कहां से होना है और कैसे होना है, ये अगली प्रॉब्लम है। आपने तो कहा भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहां से होना, कैसे होना है और कितना होना है, ये अलग क्वेश्चन है। कितना होना है, जितना हमारा बॉडी का वॉल्यूम चाहिए। बॉडी के वॉल्यूम का मतलब हम अंदर जितने हमारी जितनी सेल्स है, टिश्यूज है, सबको चाहिए ऑक्सीजन, उनके लाव में पकड़ पकड़ के ऑक्सीजन, और वहां से CO2 में, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है इसका कि भैया हमारे अगर ऑर्गन डायरेक्ट आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और वो डायरेक्ट आउटर कांटेक्ट में है, और जितना वॉल्यूम हमें चाहिए वो कवर कर रहे हैं, तो हमें कोई ऑर्गन डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सीधा बॉडी सरफेस से खींची जाएगी ऑक्सीजन, CO2 बाहर निकाल, क्योंकि इससे हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हमारे भीतर का स्ट्रक्चर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, गहरा नहीं है ना, समझे। Yes. तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स है, क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर या लोअर नॉन कॉर्डेट्स है, दोनों शब्द में इस्तेमाल कर सकता हूं। उनमें जनरली क्या होता है बच्चों, कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। उनका जो बॉडी सरफेस है वही गैसेस को एक्सचेंज करता है, उससे ही काम चल जाए। समझ में आया, अब आया समझ में। सपोज कीजिए ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका सरफेस एरिया है और वॉल्यूम के मामले में बहुत बहुत बारीक है, बहुत पतला अंदर, तो ये खींच रहा है डायरेक्ट, ऑक्सीजन खींच रहा है, डायरेक्ट निकाल रहा है, काम चल रहा है, कोई भाई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए। नाउ दिस वन को देखो, सरफेस एरिया ठीक है बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम कितना बढ़ गया। अब ये सरफेस एरिया इसके वॉल्यूम को कवर नहीं कर पाएगा, अब उसे भाई भीतर चाहिए, वो ऑक्सीजन खींच के भीतर आनी चाहिए जिससे वो सारे में बांट सके। ये तो सरफेस एरिया पे जाके सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, और तो ऊपर ऊपर के एरिया में रहेगी, अंदर तो जाएगी, पहुंचेगी ही नहीं वो तो अंदर के ऑर्गन्स तो मर जाएंगे। समझे उस बात को क्या नहीं समझे। तो यहां मतलब है वॉल्यूम से, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया अनसफिशियंट होगा, पर्याप्त नहीं रहेगा आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को करने की। इज दैट क्लियर, अब आ गया समझ में या नहीं आया। तो जब तक ये काम चल रहा है, So some is repetitive. अब दोबारा आएगा मुझे लगे पूरा सिस्टम, हमारा गायब हो जाएगा क्या वो, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा क्या। यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। Timeline देखो, yes. क्लियर होगी ये बात है सब बच्चों को। अब स्पॉन्ज, कौन बच्चे, Sponge. स्पॉन्ज, ये बच्चा बता सकता है मुझे बेटा स्पॉन्ज का फाइलम कौन सा है, फाइलम बता सकते हो स्पॉन्ज का, हम पढ़ा चुके हैं, नहीं बता सकते स्पॉन्ज का फाइलम, लगातार क्लास अटेंड कर रहे हो हमारी, हैं आज पहली बार आए हो, फिर कब आए, क्या नाम है आपका, जैद। मुझे तो लगता है आपसे मुलाकात पहले भी हमने प्रश्न किए हैं आपसे, और आपने जवाब नहीं दिए हमारे प्रश्नों, छोटे छोटे प्रश्न हमने आपसे किए और आपसे जवाब नहीं आए, और आज उससे भी छोटा प्रश्न हमने कर दिया। देखो तुम्हारे साथी बोलेंगे इससे छोटा प्रश्न हो सकता है क्या, ये कौन सी क्लास का प्रश्न है वैसे, 6 या 7 का, इससे ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है स्पॉन्ज का। इधर इसमें क्लास में आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता, मैंने तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप तो रिकॉल करने के लिए पूछा है ये मैंने। है ना बच्चे, नीचे कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में है,
12th में हूँ, पास कर दिया। हाँ एनी अच्छा, कोई ऐसा बच्चा बैठा है यहाँ पे जिसे जो प्रश्न मैंने पूछा उसका जवाब ना पता हो? है ऐसा कोई? स्पॉन्ज का मैंने पूछा। हाँ एरो है तो ये साइंस में ये वाला होम पे कर दूं? एंड्रॉइड एंड्रॉइड तो यहाँ नहीं आया परफेक्ट ये वाला नाम दो लाइक व्हाइट बोर्ड कर दूं? अब आ जाएगा? यस अब यस कर दूं? हाँ बेटा, देख ये सब कह रहे हैं। अच्छा कौन से फाइलम का है होते हैं स्पॉन्ज? कोरीपेट, पहला फाइलम एनिमल्स का, एनिमल का सबसे पहला फाइलम है कोरीपेट। बैठो, कोर यानी स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफर्स एंड प्लेटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमेंथेस, ऑल आर लोअर कॉर्डेट्स। इनमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट डेवलप नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, कॉल्ड ब्रीदिंग के लिए। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं बच्चों? ये ब्रीथ करते हैं। कौन कौन? स्पॉन्ज है, सिलेंट्रेट्स यानी शुरू से सारे फाइलम, एक स्पॉन्ज का, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा पीनो, फोर, चौथा फ्लैटी हेलमेंथिस, पांचवा एस्केलमेंथिस। दे आर जनरल बॉडी सरफेस। कोरिफर्स कुछ याद आ रहा है? रेस्पिरेशन के लिए कितने बच्चों को याद आ रहा है मेरी बात से? अगर मैं किसी स्पॉन्ज के बारे में आपसे पूछूं तो कैसे कैसे हो रहा है वहां पर, तो स्ट्रक्चर याद आ रही है? आ रही है? आ रही है इसको याद? क्या याद आ रहा है? ऑस्ट्रिया याद आ रही है आपको, स्पोंजियोसील याद आ रही है आपको, आपको ओस्कुलम याद आ रहा है, आपको पूरा पाथवे याद आ रहा है ना? ऑस्ट्रिया से वाटर करंट अंदर जा रहा है स्पोंजियोसील में और ओस्कुलम के थ्रू बाहर, लेकिन स्पोंजियोसील के अंदर बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, है ना? क्लियर या नहीं? क्यों बच्चों, हुआ? नो नॉइस। ये तेरा बच्चा ये पढ़ने लगा था बच्चा, आज तेरा फिर से टेस्ट आए। नंबर एक नंबर दो मैंने लिखे हैं, नाम इनके नहीं लिखे। इनमें बताना है ऑस्ट्रिया कौन सा है और ओस्कुलम कौन सा है। नंबर वन ऑस्ट्रिया और नंबर टू ओस्कुलम, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मैंने कहा था ना पढ़ने लगा आपने। बैठ जाओ, जब आप पढ़ने लगते हैं तो जवाब आने लगते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्पॉन्जियोसील में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ हो रहा है? अब एक प्रश्न आता है मेरे पास, ये ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं? पानी से, क्योंकि पानी में है, पानी से ले रहे हैं। अब प्रश्न ये है बच्चे,
अभी पूछ लो, बाद में पूछ लेगा, तो पूछ लीजिए। अभी पूछ लो। हालांकि बाद में भी आएगा, लेकिन दोनों जगह आएगा, तो फिलहाल यही दिमाग में आ गया तो यही पूछ। कितने बच्चों को पता है इस पानी में से ऑक्सीजन कैसे ली जाती है, और कौन सी ऑक्सीजन ली जाती है? कितने बच्चों को कंफर्म हो गया? एक को। कितने कंफ्यूज हो गए? बाकी कंफ्यूज हो? ऑप्शन नहीं है भाई, पानी में है, पानी में से इन्हें ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, पानी ले रहा है ना। तो मेरा प्रश्न है, विच ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन ली जाती कॉल जो पानी में न्यू घुली हुई है? ये तोड़ के नहीं ली जाती। ये मान के चलो, सपोज कीजिए ये पानी का अणु है H2O, ये पानी का अणु है H2O, ये पानी का अणु है H2O, ये पानी का अणु है H2O। इसमें ये O2 का एक मॉलिक्यूल, O2 का एक मॉलिक्यूल जो बीच बीच में घुला हुआ है ना। तो बेटा ये ऑक्सीजन से एक्सचेंज हो रहा है, इनसे नहीं हो रहा। कभी सोचो पानी को तोड़ा जाएगा पहले, फिर होगा फोटोसिंथेसिस, से कंफ्यूज मत हो जाए, ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में टूटती है, ठीक है ना। यहाँ ये नहीं टूटती, क्लियर। यहाँ तो बीच में जो घुली हुई है, हालांकि बहुत कम होती है घुली हुई, वो वाली घुली हुई एक्सचेंज होती है, क्लियर। हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहे थे क्या? हाँ हाँ, जोर से थोड़ा। हाँ। वाटर में घुली हुई है तो कहाँ होगा? ऑस्ट्रिया वाटर बॉडी के अंदर। से ऑस्ट्रिया से वाटर करंट जाएगा सर। वाटर करंट गया, वाटर के थ्रू ही होगा ना, और वाटर में CO2 छोड़ दी जाएगी, यही तो कह रहा हूँ मैं। वाटर के थ्रू ही होगा, वाटर में से ऑक्सीजन खींच ली जाएगी और CO2 क्या कर दी जाएगी? छोड़ दी जाएगी, क्लियर। सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन। सिंपल प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? सर हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रह जाता है। बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो O2 अंदर, CO2 बाहर। इसलिए आपको कहा जाता है वाटर, अपने वातावरण को पोल्यूट मत कीजिए, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मत बढ़ाइए। अगर बढ़ाओगे तो ये एक्सचेंज जो है गैसेस का, ये नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, आपकी सेल्स मर जाने लगेंगी, बीमार होने लगेगी, है ना। जैसे आपको खुले में रहने की सलाह दी जाती है, 24 घंटे कहा जाता है कि भाई हवा भी लिया करो थोड़ी ताजी। चलिए, क्लियर हो गया इतने बारे में। अब आते हैं, अगला फाइलम आता है एनिलीडा। कौन सा आता है? एनिलीडा में कौन है? हालांकि इनमें भी थ्रू बॉडी सरफेस ही है, लेकिन यहाँ पर है, तो अर्थवर्म की अगर हम बात करें, अर्थवर्म में थ्रू स्किन, क्यूटेनियस है, क्यूटिकल स्किन है, तो इस तरह का रेस्पिरेशन जो स्किन के द्वारा हो, क्या कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सा? एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक होता है ब्रैंकियल। क्या होता है? ब्रैंकियल। एक होता है पल्मोनरी, एक होता है बक्कोफेरिंजियल। ये रेस्पिरेशन के कुछ टाइप है।
जब स्किन के द्वारा होता है तो हम क्या कहते हैं इसे? स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, जैसा कि किसमें है? अर्थवर्म। जैसा किसमें है बच्चों? अर्थवर्म में। अर्थवर्म सब बच्चों ने देखा आजकल तो निकलता है खूब, तो उसकी स्किन मॉइस्ट रहती है। अभी हम बताएंगे कि जो एक्सचेंज करने वाला ऑर्गन है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, आगे बताएंगे। भाई एक्सचेंज ऐसे थोड़ा हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, इतनी मोटी परत लेके आप बैठ गए और वहां पर कोई ब्लड वेसल्स ही ना हो या बहुत कम हो और प्रॉपर एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं होगा। प्रॉपर एक्सचेंज होने के लिए भी सरफेस शर्तें हैं, वो फॉलो होनी चाहिए। चलिए, अर्थवर्म में ऐसे हो जाता है। अब इसके बाद आता है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम। क्या प्रश्न प्रश्न बनता है ना नाम पूछने का, है ना? विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम? कितने बच्चों को पता है? कितने बच्चों को पता है कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। क्या है? और आर्थ्रोपोडा। और भैया सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है, तो इनके हैबिटेट भी अलग अलग होंगे। इतना बड़ा फाइलम है तो हैबिटेट भी अलग अलग होंगे, और हैबिटेट भी अलग अलग होंगे तो वेरिएशन भी खूब दिखाई देगी। इनके जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं इनमें वेरिएशंस भी बहुत सारी दिखाई देगी। वेरिएशन गिल्स है क्रस्टेशियंस में, इंसेक्ट्स में एयर पाइप है। इंसेक्ट्स में क्या है? एयर पाइप है। हुक लंग्स है। हुक लंग्स किसमें है? स्कॉर्पियन में। स्कॉर्पियन में क्या है? लंग्स है। हुक गिल्स, किंग क्रैब। किंग, याद आ रहा है कुछ या नहीं? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या है? इंसेक्ट्स में क्या है? एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट्स में क्या है? आर्थ्रोपोड्स में क्या है? एक दो तीन चार। इंसेक्ट्स में क्या है? समझिए प्रश्न, बारीकी को समझ गए? प्रश्न को कहां घुमा सकता है? इंसेक्ट्स में होते हैं, चारों के नाम लिख दे, क्या सही है? आर्थ्रोपोड्स में होते हैं चारों, क्या सही है? यस। यस आर्थ्रोपोड्स में चारों हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में क्या बताया मैंने? एयर ट्यूब्स। एयर पाइप है, एयर ट्यूब्स है ना। एक जाना पहचाना इंसेक्ट आपका कौन है? कॉकरोच। जाना पहचाना इंसेक्ट कौन है? आपका फैमिली मेंबर है ना, आपके साथ रहता है, आपके खाने में मुंह मारता है, भले ही अनचाहा मेंबर हो आपकी फैमिली का, है ना, अनवांटेड हो, आ जाता है वो, है ना। तो इसमें क्या है बेटा? एयर पाइप से। और ध्यान रखिए, किसी भी इंसेक्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होता। जैसे हमें क्या है, हीमोग्लोबिन है, इनके ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए नलियों का ही जाल फैला हुआ है पूरा का पूरा। ऑक्सीजन उनके थ्रू ही जानी है, पूरे बॉडी में नलियां फैली होती है। और जो वो छोटे छोटे छिद्र हैं उन्हें बोलते हैं स्पाइरेकिल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकिल्स। वो नलियां बाहर भी तो खुलेंगे ना बॉडी सरफेस से, भाई नलियां तो अंदर है ना, बाहर भी तो के छिद्र से खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? उन छिद्रों को क्या कहते हैं? स्पाइरेकिल्स। और ये किसमें है? इंसेक्ट्स में है। एग्जाम्पल में किसका लेके बता रहा हूँ? कॉकरोच का लेके बता रहा हूँ, कॉकरोच का, है ना। क्योंकि इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट का काम क्या है? कैरी करना, भाई दूर तक लेके जाना, उसे बाइंड करके दूर तक लेके जाने का। यहाँ पे तो पिगमेंट ही नहीं, ब्लड तो है लेकिन पिगमेंट तो भैया उसके थ्रू ही, एयर पाइप के थ्रू ही पूरे में फैलेगी। तो जाल, जितना बढ़िया जाल फैला होगा उतना बढ़िया सप्लाई होगी। जितनी बढ़िया सप्लाई होगी उतनी ज्यादा ब्रेक डाउन होगा किसका? मॉलिक्यूल्स का, जो हम शुरू में लेके चलते हैं। जितना बढ़िया मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होगा उतनी बढ़िया एनर्जी मिलेगी। जितनी बढ़िया एनर्जी मिलेगी उसमें आप फिर दिखाई देगा, है ना। इसमें आप क्या दिखाई देंगे?
फिट दिखाई देंगे, एनर्जीफुल दिखाई देंगे। ठीक। किंग क्रैब को क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। कभी सोचा लिविंग फॉसिल्स क्यों कहते हैं? यस सर, तो कोई बता सकता है बच्चा? दो बच्चे तो बोल रहे हैं, इनके अलावा कोई बच्चा बता सकता है किसी को ये लिविंग फॉसिल्स की उपाधि क्यों दी जाती है? बायोलॉजी में देखा ना, दे देते हैं कि लिविंग फॉसिल्स है। अरे भाई जिंदा है तो लिविंग फॉसिल्स क्यों कह दिया? फॉसिल्स तो वो होते हैं जो अब बचे ही नहीं, लेकिन इन्हें क्या नाम दे दिया? लिविंग फॉसिल्स। हाँ, जानते क्यों कहा जाता है? दो बच्चों ने कहा मुझे। कौन कौन ने हाथ उठाया था? एक और दूसरा भी हाथ उठाया था किसी ने। चलो पहले तुम बताओ क्यों कहा जाता है इन्हें लिविंग फॉसिल? मतलब कई कई साल तक के जो है पड़े रहते हैं पर लिविंग होते हैं, और मतलब एक दूसरे के ऊपर और मतलब सर अवशेष होता है सर इनका हाँ है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है। जेनेटिक मटेरियल किसमें स्टोर नहीं रहता? अरे ये तो बड़ा परेशान करेगा, थोड़ी देर इसके से दूर हो जाओ तो ये तो वेरीफाई करने लगता है। हाँ बताओ। नहीं ये नहीं है। हाँ सर लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि बहुत सालों से है, मतलब स्पीशीज है ये, मतलब ये नहीं है स्पीशीज है और इसमें कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि यस, कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज, कोई बड़ा इवोल्यूशनरी चेंज इनमें नहीं हुआ। ये बहुत सालों से स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें कोई इवोल्यूशनरी चेंज, परिवर्तन नहीं हुआ। इनमें ऐसे ही है, आपसे हजारों साल पहले भी ऐसे ही थे। इनकी नाक ऐसे ही थी, इनके पंजे ऐसे ही थे, इनके ये यही थे। यानी जैसे हम कहते हैं इवोल्यूशन के साथ चेंज हो जाता है, नई स्पीशीज आने लगते हैं, इनमें नहीं चेंज हो रहा भाई। इसलिए ये, और बॉटनी में आपने साइकस को देखा होगा, उसे भी लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है ना। कि कुछ है प्राणी जिन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, तो क्योंकि इनमें कई वर्षों से कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। क्लियर? यस अब समझ में आ गया? ये सभी नोट कर लेते हैं, बता दे। हाँ इसे नोट कर लो, काफी को नहीं पता होगा तो सारे बच्चे से समझ लें, क्योंकि इनमें कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया है। सालों से है पर ये नहीं पता कि इनमें सीजन चेंज। हाँ, इज दैट क्लियर? तो आर्थ्रोपोड्स में समझ में आ गया। आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन ऐसे ही होता है। इससे अगला फाइलम कौन सा है? मोलस्क। सर मोलस्क सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें आपने पढ़ा था गिल्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, है ना। इनमें क्या है? गिल्स। अब हम बात करते हैं, अब ये तो इनवर्टिब्रेट्स थे। अब हम आते हैं वर्टिब्रेट्स से। किसकी तरफ आते हैं? अच्छा, इकाइनोडर्म्स की अगर हम बात है, ट्यूब फीट होते हैं। स्टारफिश वगैरह में क्या होते हैं? ट्यूब फीट्स। क्या होते हैं बच्चे? ट्यूब फीट्स। क्लियर? अब हम आते हैं किसमें? वर्टिब्रेट्स में। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं, कौन है? वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे इसमें फिशीज हो, चाहे इसमें एम्फीबियंस हो, चाहे इनमें रेप्टाइल्स हो, चाहे इसमें एप्स हो, चाहे इसमें मैमल्स हो। पांचों की पांचों। इनमें दो ही मुख्य ऑर्गन हैं, वेदर दे आर गिल्स और हाँ लंग्स। अगर हाईली वेस्कुलराइज, वेस्कुलराइज किससे? ब्लड से। हाईली वेस्कुलराइज है ना ऑर्गन्स हैं, दे आर गिल्स। और हाईली वेस्कुलराइज बैग्स हैं, दे आर लंग्स। जब बैग शब्द आ गया और वेस्कुलराइज है तो दे आर लंग्स। तो दो चीजें होती हैं, या तो इनमें गिल्स होंगे या इनमें लंग्स। गिल्स होंगे भैया या इनमें लंग्स होंगे। अब जो प्योर वाटर में है, प्योर कौन है? कौन है वाटर में? फिशीज है, फिशीज है। और कौन है? फिशीज से ऊपर भी है, कौन?
आपने दो पढ़े थे, एक्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, है ना। तो जो वर्टिब्रेट्स हो गए ना, वो वर्टिब्रेट्स है वाटर में रह रहे हैं तो गिल्स है, वर्टिब्रेट्स है वाटर में रह रहे हैं गिल्स है, वर्टिब्रेट्स है वाटर्स में रह रहे हैं, कुछ टाइम भैया लैंड पे भी उन्हें अपनी लाइफ का बिताना है, मस्ती वाला नहीं, अपने लाइफ की कोई ना कोई प्रक्रिया करनी है, उन्हें रिफॉर्म करनी है। ठीक है, ऐसे तो आप भी पानी के जहाज में घुमाते हो तो उससे आप प्राणी, जलीय प्राणी नहीं हो गए, आप भी हवा में उड़ जाते हो, आप एरियल प्राणी नहीं हो गए, वो तो आप मस्ती के लिए करते हो, वो आपकी आदत नहीं है ना, अब वो आर्टिफिशियल है। तो उनमें गिल्स और लंग्स दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, और जो प्योर एयर में है उनमें क्या है, लंग्स, और जो प्योर एयर में है, प्योर एयर्स में है और एरियल भी है, तो उनमें एयर भी ज्यादा चाहिए, तो उनमें लंग्स के साथ एयर सैक्स भी आ जाएंगे, एक और एक्स्ट्रा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा जो उन्हें सपोर्ट करेगा एक्स्ट्रा एयर देने के लिए, ठीक है ना। हाँ देखो, समझो बात को, हमने हमने पहली एक बात बताई थी, जो भी आपका ब्रीदिंग ऑर्गन है, ब्रीदिंग सिस्टम है, वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, आपके हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज। ठीक है, हमने छोटे प्राणी पढ़ लिए, अब हम बड़े प्राणी की तरफ आए जो वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स की हैबिट हमें दिखाई दे रही है, यार वाटर है या लैंड है, कुछ ही एयर भी है, लैंड एंड एयर बोर्ड, यही तो है, या इसके अलावा ही कुछ और है। अब जो वाटर है उसमें क्या है, गिल्स, क्या है, गिल्स के साथ, गिल्स के साथ आप देखेंगे एयर बैग्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये बाद में चीज आएगी। उसके बाद लैंड और वाटर दोनों पे है, तो इनमें गिल्स भी आएंगे और लंग, और फर्दर कोई हैबिट जुड़ी हुई है, जिसे फ्रॉग में, टोड में तो स्किन से, टोड में स्किन से नहीं है रेस्पिरेशन, लेकिन फ्रॉग में है ज्यादा, टोड में है हल्का है, लेकिन राना में तो सबसे ज्यादा है, तो वहां स्किन भी इन्वॉल्व हो रही है, वहां पे क्या इन्वॉल्व हो रही है, स्किन भी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है ना बच्चे, तो हैबिटेट डिफाइन कर रहा है कि कौन सा ब्रीदिंग ऑर्गन रहने वाला है, किससे एक हिस्सा काम लेने के। तो हमने कहा बेटा गिल्स है, गिल्स किस किस में है, वाटर, किसमें है, वाटर, और वाटर में किस किस में देखते हैं आपने, मेनली फिशेस में, जो फिशीज है उनमें है गिल्स है, उसमें भी आप देख रहे हैं गिल्स कितने हैं, कितने पेयर है, ओपरकुलम है या नहीं है, विद ओपरकुलम है कि नहीं, ये हमने पढ़ा है आपको क्लासिफिकेशन में, आपको याद होगा, याद है कि भूल गए, कितने पेयर गिल्स नीट है और उनके ऊपर ओपरकुलम है या नहीं है ना। ये भी डिपेंड करता है कि फिश जो है ऊपर पानी में रहती है या नीचे भी जाती है, गहराई में भी जाती है, तो ये सब हैबिटेट का पार्ट है, सब किसका पार्ट है। अब आते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियन में फ्रॉग को पकड़, अच्छा, जो रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा हो रहा है उसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं बच्चों, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अभी बताया था मैंने, इसे हमने क्या नाम दिया है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो गिल्स के द्वारा हो रहा है ना, कौन सा है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स के द्वारा, जैसे फिशेज में हो। अब अगर हम एम्फीबियंस की बात करें और फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग में भैया, फ्रॉग की एक लार्वल स्टेज होती है टेडपोल लार्व, क्या है, और एक और नेक्टुरस, एक और एम्फीबियंस है, इनमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, गिल्स तो है लेकिन कैसे है, एक्सटर्नल, यानी बॉडी से बाहर है, बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं वो गिल्स, वो गिल्स क्या हो जाते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो गिल्स क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, शेड ऑफ का मतलब झड़के गिर जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि टेडपोल कहाँ रहता है, पानी में रहता है, नेक्टुरस तो रहता ही पानी में, तो उसमें तो लगे रहेंगे, टेडपोल में कहा था मैंने शेड ऑफ होगा, नेक्टुरस पानी में रहता है, एम्फीबियंस है, उसमें गिल्स तो है लेकिन कैसे है, एक्सटर्नल का मतलब इस टाइप के गिल्स से बाहर, बॉडी से बाहर है ना। फिश में अगर आप देखेंगे, फिश में गिल्स कहाँ मिलेंगे आपको, अंदर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे,
अंदर गिल्स, ये है गिल्स, यहाँ यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स है ये। हाँ, पानी में हवा कम है, पानी में हवा O2, हवा O2, पानी में O2 कम है, 40 गुना कम है, क्योंकि पानी में 40 गुना कम एयर है बनस्पति एयर को। मछली है ना, मछली को बाहर निकालो पानी से तो क्या होता है, बाहर निकालो मर जाएगी, मर जाए, बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों, ऑक्सीजन तो जाता है, अरे बाहर तो ऑक्सीजन जाता है पानी से भी, मर क्यों गई है, ऑर्गन है तो गिल्स, सर मतलब वो गिल्स को डिफ्यूजन ही तो करना है, गिल्स को डिफ्यूजन ही तो करना है, चाहे पानी में करे चाहे हवा में करे, तो क्यों मर गई पर सर उसका डिफाइन है। मतलब सर वो तो इसके पास मतलब पानी के हिसाब से है ना गिल्स। हाँ, वो पानी के हिसाब से क्या है, ठीक है, इतनी बात मैं मान लूंगा, पानी के हिसाब से, पानी के हिसाब से क्या है, देखो गिल्स, ये मान के चलो गिल्स इस तरह से हैं जैसे आपके किताब के पन्ने, एक पन्ना खुला रहेगा, पानी के अंदर हर एक पन्ना अलग अलग खुला रहता है, तो यानी एक्सचेंज हो रहा है, समझे ना। अब जब वो हवा में आए तो सारे कोलैप्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अच्छा सर इसलिए नहीं फिर हाँ सारे क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अब एक्सचेंज नहीं हो सकता, हो जाएगा क्या, अब एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। हाँ, अगर हवा में भी वो खुले रखे जाए, कोई बेहतर हो सकता है। लेकिन खुले रखेंगे कहीं से, वहां कोई ना कोई लिक्विड लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए मछलियां जो है बाहर निकालने पे क्या होते हैं मर बच्चे, जाती है। मर जाती है। अब पता लगा तुम्हें, यस सर। ये तो पता था सांस नहीं ले पाती, लेकिन क्यों नहीं ले पाती सांस, क्या आप उनके गिल्स बंद करते, आपने गिल्स को बंद नहीं करे, फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको पानी में डुबो दिया जाए, तो आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे। वो क्या होंगे, वो पानी की ऑक्सीजन को ले ही नहीं पाएंगे, उसमें तो पानी भर जाएगा, है ना। वो तो एयर के लिए बने हैं, क्या बने हैं, एयर के लिए बने, कोलैप्स तो नहीं होंगे वो, आप बाद में कोलैप्स हो जाएंगे, जब बहुत देर तक नहीं जाएगा कोलैप्स हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। इज दैट क्लियर, यस सर। यहां तक बात समझ में आई है। अब रेप्टिलियंस में क्या है, रेप्टिलियंस में भी लंग्स है, और जब, अच्छा हाँ अभी फ्रॉग ही चल रहा था, फ्रॉग का, फ्रॉग में और स्किन के द्वारा भी है, वाटर में होता है या आपका हाइबरनेशन में गया है, एस्टिवेशन में गया है, तो स्किन के थ्रू कर रहा है, और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो लंग से भी कर रहा है, और लंग से भी जो होता है उसे पल्मोनरी, उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं बच्चों, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो लंग्स के द्वारा होता है वो क्या है, पल्मोनरी। अच्छा, इसमें एक और क्वालिटी है, किसमें, फ्रॉग में, फ्रॉग पानी में उतराता रहता है, फ्लोट करता है, स्विम करना और फ्लोट करने, स्विम और फ्लोटिंग में अंतर बताना आपको, कि स्विम क्या होती है, फ्लोटिंग क्या होती है। तो जब वो फ्लोट करता है पानी में, तो अपने बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन करता है, तो उसे कहते हैं बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। तो भैया फ्रॉग में देखो चारों प्रकार का रेस्पिरेशन ले रहा है, कुटेनियस भी है, ब्रेंकियल भी है, पल्मोनरी भी है, बक्कोफेरिंजियल, है ना, इतना एडवांस प्राणी है। यस सर। रेस्पिरेशन के मामले में जिंदा रहने, अपने आप को एडॉप्ट करने के मामले, है ना, एडॉप्शन का कोई उसने पिंड नहीं छोड़ा, कि भाई क्यों, क्योंकि भैया ये वो ग्रुप है जो पानी से पहली बार अर्थ पे आया, एम्फीबियंस है, इन्हें पता नहीं था कि क्या उड़ना है, किधर जाना है, जिंदगी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, इसलिए एवरीथिंग डेवलप हुई उसमें, उनका हैबिटेट क्या निर्धारित होने वाला है, दे डोंट नो, डेफिनेट नहीं था कि उनका हैबिटेट क्या होने वाला है। हाँ, जिसमें उनके ऑर्गन्स ज्यादा मॉडिफाई होते चले गए, वो हैबिटेट उसने कर लिया, इसलिए हमने कहा हैबिटेट पे डिपेंड है आपके ब्रीथिंग ऑर्गन, ठीक है ना। उसके बाद कौन आ गया, रेप्टीलिया, रेप्टीलिया तो भैया
लंग्स, बैक्टीरिया में क्या है, लंग्स से, लंग्स के द्वारा। मैमल्स, हाँ, मैमल्स में सब में लंग्स के द्वारा हैं, इवन इवन वेल में भी, ब्लू वेल में भी, है ना, लंग्स में ही वो कैपेसिटी डेवलप की है कि इतने बॉडी, क्योंकि लंग्स इसका मतलब ज्यादा एडवांस हुए, लंग्स गिल से भी ज्यादा एडवांस हुए, लंग्स क्या हुए, से भी ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर हुआ रेस्पिरेशन के मामले में, एयर को फिलअप करने के मामले में, स्टोर करने के मामले में। और आप पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन सी एयर लंग्स में रह जाती है, कौन कौन से वॉल्यूम और कैपेसिटी है उसके अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, तो इसलिए एडवांस है वो, गिल्स में वो क्षमता नहीं है, गिल्स में कैपेसिटी और वो वॉल्यूम रखने की क्षमता नहीं है, हमारे लंग्स में है, दे आर एडवांस, है ना। फिर एरियल एनिमल्स आ गए, कौन आ गए, बर्ड्स आ गए, बर्ड्स में क्या है, लंग्स भी है एंड एयर। यहां तक बात समझ में आई कि विभिन्न प्रकार के जो फाइलम्स हैं, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें ब्रीदिंग जो सिस्टम है वो क्या क्या है, क्लियर हुआ। ये हमने एनसीईआरटी में आपका ये वाला टॉपिक प्लस कौन सा, क्लासिफिकेशन वाला, एनिमल किंगडम, हाँ, वो भी हमने इसके अंदर मिक्स करके दे दिया आपको, कि वो रिवीजन करा दिया आपको कि भैया वो इसके अंदर रिवाइज हो गया आपका, है ना। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने तो 3-4 बातें कह के छोड़ दी है, जब हमने इसमें किया है हमने उसे रिवाइज करा, क्योंकि कहा इन्होंने कुछ नहीं, पहली बात तो इन्होंने कही जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जनरल बॉडी सरफेस है, फिर उसके बाद उन्होंने एनिलिड्स में कुटे, मतलब स्किन के बारे में बताया, कुटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में बताया, फिर आर्थ्रोपोड्स को उन्होंने चारों तरफ खोला, यानी लंग्स, गिल्स, है ना। फिर उसके बाद आगे वर्टिब्रेट्स पे, वर्टिब्रेट्स में उन्होंने कहा लंग्स एंड गिल्स, वर्टिब्रेट्स में उन्होंने कहा लंग्स एंड गिल्स, सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, क्या होना है, कहने का मतलब ये है, उद्देश्य क्या है, इन सब का उद्देश्य क्या है, जितने ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, हाँ, ये जो एक्सचेंज हो ये बहुत ही कार्यकुशल तरीके से हो, एफिशिएंट हो, परफेक्टली, क्या हो, परफेक्शन हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन ले सके और ज्यादा से ज्यादा CO2 को हम बाहर, इज दैट क्लियर। यहां तक बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ेंगे, तब हम ह्यूमन पे बढ़ेंगे, यहां तक बात समझ में आ गए। चलिए अब आता है इसके बाद, भैया एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, अब कुछ अपने बारे में, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम में पहले ऑर्गन्स के बारे में जान, मनुष्य हम टेट्रापोडा हैं लेकिन बाइपीडल, हम टेट्रापोडा हैं बाइपीडल, क्या है, बाइपीडल है, और हमारी जो सीलोम है, हमारी जो सीलोम है वो बटी हुई है, उसमें थोरैक्स रीजन है, हेड रीजन है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है ना। तो रेस्पिरेशन का जो इतना हिस्सा है ये थोरैक्स वाले पार्ट में है, किस वाले पार्ट में, हेड वाले पार्ट में भी है क्या, हाँ, हेड वाले पार्ट एंड थोरैक्स दोनों पार्ट में है, हेड एंड थोरैक्स दोनों हिस्सों में है ना, हेड में भी है एंड थोरैक्स में, है ना। अच्छा, जब मैं आपकी सांस लेने की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है अपना, ना, सबसे पहले क्या याद आता है आपका, नोज, नोज याद आता है ना। अब जो नोज जिसे आप कह रहे हैं नोज, ये नोज इतना सिंपल नहीं है आपका, ये नोज आपका इतना सिंपल नहीं है, जिसमें बहुत कुछ है नोज में, है ना, बाहर से तो दिखता है नोज है, दो बस ओपनिंग दिखाई दे, जो बाहर से एक्सटर्नल की ओपनिंग दिखाई दे रही है इन्हें क्या बोलते हैं, हाँ, वास्तव में ये नोस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है ना, नोस्ट्रिल है
एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है ये आपके। तो है ये। फिर उसके बाद नेजल पैसेज है। क्या है? हाँ, नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज। अब यार ये नेजल पैसेज जो है ना हमारा, वो अगर हम देखें तीन पार्ट है इसमें। कितने पार्ट है? तीन पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला ऑल्फैक्टरी है। क्या है? सबसे ऊपर वाला क्या है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब सुगंध लेने वाला। बीच वाला ही है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना? बीच का हिस्सा है, उसमें ही गैसेज पासिस होती है। ठीक है ना? नेजल जो पैसेज है, नेजल पैसेज है एनसीईआरटी के अनुसार, थ्रू नेजल चैम्बर वो इसमें खुलता है फेरिंग्स। नेजल पैसेज थ्रू नेजल चैम्बर, किसमें खुल रहा है भैया वो? फेरिंग्स। फेरिंग्स के अगर हम फेरिंग्स को देखें तो फेरिंग्स भी हमारा बटा हुआ है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, है ना? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग, तीन पार्ट में बटा हुआ है, और एक सामान्य जो इससे पच जाता है। लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं किया तो इसलिए हम यहाँ पे खामोश हो गए। हमारी एनसीईआरटी नहीं कह रही इसके बारे में, तो हम भी नहीं कुछ कह रहे। हम फेरिंग्स को फेरिंग्स ही कह रहे। अभी इनके चित्र बनाऊंगा मैं भी, तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। मैं पहले पैसेज बता रहा हूं आपको। फेरिंग्स आ गया। अब फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के बाद जो हमारा ऑर्गन आने वाला है वो लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया आएगा। क्या आएगा? फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स एंड देन ट्रेकिया। अब ये मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कौन है? ट्रेकिया। ये चित्र बनेगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये पहले मैं एक रफ खाका आपके दिमाग में बिठा रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाए कि भैया हमें ऐसे चलना है, हमें ऐसे पढ़ेंगे, यूं पढ़ेंगे हम, जब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। ट्रेकिया के बाद, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया के बाद कौन है? प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं, ब्रोंकाई, सेकेंडरी, प्लूरल ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं है ना। एंड टर्सरी ब्रोंकियोस। इसके बाद ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स। क्या है? ब्रोंकियोल्स की कई शाखाएं हैं, है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकते हैं, लेकिन इसमें दो यादें रखनी है, वैसे तीन याद रखनी है। एक तो इनिशियल, इनिशियल ब्रोंकियोल, और एक टर्मिनल ब्रोंकियोल। इनिशियल एंड टर्मिनल। इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर लास्ट वाली क्या हो जाएगी इसमें? टर्मिनल ब्रोंकियोल। देखो भाई, ब्रोंकस के बाद जो आगे छोटी छोटी शाखाएं हैं, वो कई शाखाएं बटी है, उन्हें हमने क्या कहा? सबको ब्रोंकियोल। क्या कहा? क्या कहा हमने ने? हैं? नहीं, सारी को सम्मिलित रूप से क्या कहा हमने ने? हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या कहा? अब जो सबसे पहली होगी, यानी जस्ट ब्रोंकस के बाद वाली, ब्रोंकाई के बाद वाली, उसे हमने क्या कहा? इनिशियल। और जो सबसे लास्ट वाली होगी उसे हमने क्या कहा? टर्मिनल। इनके बीच में बहुत, ठीक है? हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्री भी हो सकती हो, लेकिन हमने तो पहली और आखिरी को नाम ले, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसकी ब्रांच में हमें ज्यादा नहीं घुसना।
इनकी ब्रांचों में ज्यादा हमें नहीं गई। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? हाँ नहीं, सबसे लास्ट में उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी। जो टर्मिनल कहा ना, टर्मिनल को रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई नाम से भी जाना जाता है। फिर एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट, ये डक्ट है एंड एल्वियोलाई। डक्ट को भी पढ़ना है आराम से। एल्वियोलाई है, उसके साथ डक्ट है, उसके साथ ही फिर टर्मिनल ब्रोंकाई जुड़ी हुई है। ठीक है, हाँ मैंने लिख दिया इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां तक पहले देखते हैं, यहां तक हम देखते हैं, है ना। ये नाक है आपकी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। फिर ये नेजल पैसेज शुरू हो जाते हैं आपके, क्या है? नेजल पैसेज। ये नेजल चैम्बर है, ये कौन है? नेजल चैम्बर है। ये कौन है आपका? यहाँ पे मुंह और ये दोनों मिल गए फेरिंग्स है। फेरिंग्स में दो छिद्र हैं, एक ग्लोटिस है, एक गलट है। एक ग्लोटिस है और एक गलट है। जो ग्लोटिस है उसके ऊपर आपको भी पता लगेगा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। कार्टिलेजिनस क्या है? फ्लैप है। इट इज नोन एज ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर जो फ्लैप है उसे क्या कहा हमने? एपिग्लोटिस। फिर उसके बाद लैरिंग्स है। उसके बाद क्या है? लैरिंग्स। तो देखिए, नोज के बारे में हमने कहा नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर के थ्रू किसमें खुला है? पैरिंग्स। पैरिंग्स में कौन है? लैरिंग्स। क्या है? हाँ, लेकिन अगर कहीं बीच में एपिग्लोटिस आ जाए तो वो क्योंकि डालेगा कि हमने तो एपिग्लोटिस का कहीं जिक्र ही नहीं किया, ये समझे। तो वो लैरिंग से पहले लिखना है अगर एपिग्लोटिस ने बीच में कहीं घुसा दिया है तो, है ना। क्योंकि लैरिंग्स तो बाद में, पहले तो देखो लैरिंग्स क्या है? स्वर यंत्र, एक साउंड बॉक्स है। क्या है? जो साउंड क्रिएट करता है। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है। अब साउंड बॉक्स में जाने के लिए एक छिद्र होगा, उस छिद्र का नाम क्या है? ग्लोटिस। उस छिद्र का नाम क्या है? और उसके ऊपर एक फ्लैप है, ढक्कन है कार्टिलेज का बना हुआ, उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस है। ग्लोटिस के ऊपर ग्लोटिस पार्ट है लैरिंग्स का। तो इट मीन्स एपिग्लोटिस पहले आया कि बाद में आया? पहले आएगा। ध्यान में आया नहीं? फिर उसके बाद ये कौन शुरू हो गई? ट्रैकिया। कौन शुरू हो गई? हाँ। अब जरा हम यहां से समझना शुरू करें एक एक पॉइंट को ध्यान से। नोस्ट्रिल आगे समझ में, नोस्ट्रिल के थ्रू कहां जाएगी? नेजल पैसेज। कहां जाएगी? नेजल पैसेज किसमें खुलेगा? फेरिंग्स में, थ्रू नेजल चैम्बर। वो थोड़ी सी जगह होती है, नेजल फेरिंग्स एंड नेजल चैम्बर ना, वो थोड़ी सी जगह है नेजल चैम्बर्स में। यहीं पर इस पूरे पैसेज में ही कॉमन्स ग्लैंड होती है जो आप निकालते हैं ना। ठीक है, चलिए। उसके बाद फेरिंग्स। अब फेरिंग्स एक प्लेस है, कॉमन प्लेस है फॉर फूड पाइप एंड वेंट पाइप। कॉमन प्लेस है फेरिंग्स, फूड पाइप एंड वेंट पाइप। यहाँ पे विंड पाइप की बात करें, विंड पाइप यहाँ पे ग्लोटिस है, और ग्लोटिस के ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेज के बने हुए चैम्बर में खुलता है।
इसका काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना। क्या काम होता है? और चैम्बर का नाम क्या है बच्चों? लैरिंग्स। तो चैम्बर का नाम क्या है? लैरिंग्स। इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं, 2 पेयर वोकल कॉर्ड होते हैं। आदमी में वो बड़े भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। लड़कियों में वो पतले होते हैं और छोटे भी होते हैं। इसलिए लड़कियों की साउंड जो हाई पिच होती है, लड़कों की साउंड जो है लो पिच होती है ना। उसके बाद वो एंटर हो जाता है क्या? थोरैकिक कैविटी। क्या है? थोरैकिक कैविटी। और वहां पे कौन आ जाती है? एक विंड पाइप आ जाती है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ट्रेकिया। और ये फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रेट तक तो सीधा सीधा जाता है। और वहां पे जाके फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रेट जहां से शुरू होती है, वहां से कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 पार्ट में बढ़ते हैं। ट्रेकिया कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में जो है विंड पाइप है, ये कोलैप्स हो सकता है जब इसमें हवा ना हो। तो इससे बचने के लिए इसमें क्या है? कार्टिलेज के बने इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, सी के आकार के इनकम्प्लीट रिंग्स। किसके बने हैं ये? कार्टिलेज के बने। क्यों होते हैं रिंग? सर मतलब उसके नाम से बचाते हैं, ये कोलैप्स होने से बचाते हैं ट्रेकिंग। तो फिर पूरे ओ शेप क्यों नहीं है, सी शेप क्यों है, कटे हुए क्यों है? विंड पाइप तो गोल है, सिलिंड्रिकल है। नया क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं। फिर ये सी शेप क्यों है? वाई दे आर सी शेप? अब जरा इसे समझें। इसे समझने से पहले हमें जहां पे समझना होगा, मैंने 2 पाइप इसलिए इकट्ठे बनाए इसी बात को समझने के लिए। आप देखते हैं ये तो कौन है? आपकी ट्रेकिया है और ये उसोफेगस है। ये भैया साथ साथ ही तो चलते हैं। यस सर। ये कौन सी साइड है आपकी? और ये कौन सी साइड है? अब इस वेंट्रल साइड पे कौन है? फ्रंट पे। फ्रंट पे कौन है? हैं? क्या क्या है? ट्रैकिया है। और इसके पीछे कौन है? इसोफेगस। इसके पीछे कौन है? उसोफेगस। क्लियर? आप सुनो, साइड साइड पड़े हुए हैं, बिल्कुल चिपके चिपके, बिल्कुल चिपके चिपके हैं ये। आप सपोज कीजिए आप खाना खा रहे हैं और खाने में आप मोटे मोटे खाएं। अब उसमें उसोफेगस को चाहिए प्लेस। अब प्लेस चाहिए तो वहां पे तो अगर रिंग आ गया कार्टिलेज का तो जगह नहीं, उसे तो उधर को फैलने नहीं देगा। उसोफेगस उधर को तो फैलने नहीं देगा, है ना। इसलिए क्या होता है? सी शेप है, तो वहां पर श्वास ली थोड़ी अंदर को खींच जाती। कभी कभी देखा आपने, बहुत मोटा दिवालिया अगर आपने निकल लिया तो आपको सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। दैट्स वाई, क्योंकि आपकी सांस की नली उसे फाइगस ने दबा ली है उस टाइम पे, है ना। जब वो नीचे जाता है स्टमक में तब जाके आपको रिलीज आता है। हाँ भाई, खुली नली, है ना, नली खुली। तो ये शीशे इसलिए होते हैं उसोफेगस को जगह देने के लिए। उसोफेगस को जगह देने के लिए शी शेप रहते हैं। ठीक है बच्चे? कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के बने होते हैं। और ये रिंग जो है पूरी, यहां देखो, ट्रेकिया तक तो इन्हें रिंग्स बोलते हैं, फिर उसके बाद इन्हें प्लेट बोलने लगते हैं। हालांकि एनसीईआरटी लिखते हैं ये रिंग्स हैं। और ये कहां तक फैले हैं? इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक है। इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, है ना। हालांकि इन्हें पहले रिंग्स बोलते हैं, फिर इन्हें प्लेट बोल रहे हैं। कभी कभी प्लेट पे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। कंफ्यूज ना हो, प्लेट अगर लिखा हो तो भाई ट्रेकिया तक रिंग बोलते हैं, उसके बाद इन्हें प्लेट से बोलो, कार्टिलेज प्लेट। ठीक है? हमारा जो लैरिंग्स है वो भी कार्टिलेज का बना है। अब पुरुषों में आपने देखा एक स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पे, है ना। 9 कार्टिलेज होती है हमारे लैरिंग्स में। अब उसमें से पुरुषों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। वो जब ज्यादा सिक्रीट होता है उससे ये कार्टिलेज का शेप डिफॉर्म होके एडैम एप्पल बना लेता है। क्या बना लेता है? एडैम एप्पल। इट इज योर लैरिंग्स कार्टिलेज। जेंट्स इधर कहूंगा मैं, है ना। इनका भी दिख रहा है, शरीर का भी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना, दिख रहा है।
ठीक है, रैम्स एप्पल, क्या है ये बेटा, रैम्स एप्पल, काट लिए जाए लैरिंग्स, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद जैसे ही फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्री का प्लेस आया थोरैक्स कैविटी में, हमारी ट्रेकिया कितने पार्ट में बट गई, दो पार्ट में बट गई, राइट एंड लेफ्ट क्या, ब्रोंकस, या कंप्लीट कहेंगे ब्रोंकाई, प्लूरल ब्रोंकाई, सिंगल ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंक, प्राइमरी ब्रोंकाई कितनी होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई 2, ठीक है, राइट एंड, अब इसके बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, यहां पे थोड़ा सा अंतर आए, क्योंकि हमारे जो दोनों लंग्स है ना बच्चे, दोनों लंग्स वो एक जैसे नहीं, जो राइट लंग है उसमें 3 लोब है, राइट लंग में कितने लोब है बच्चों, और वो स्लाइटली लार्जर भी है, स्लाइटली काम है, और जो लेफ्ट लंग है उसमें कितने लोब है, 2, ठीक है, राइट में कितने हैं और लेफ्ट में, अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो राइट में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई और लेफ्ट में 2 सेकेंडरी, क्लियर, 1 2 3, 1 2, ठीक है, लंग्स हमारे थोड़े से बच्चे कौन शेप हैं, secondary bronchi divided into many, secondary bronchi divided into many tertiary bronchi, इसमें चेंज हो जाते हैं वो टर्सरी ब्रोंकाई, मैंने कहा ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई होती है, फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं, ब्रोंकियोल शुरू हो जाते हैं, फिर क्या शुरू हो जाते हैं, ब्रोंकियोल शुरू हो जाते हैं, ब्रोंकियोल में जो सबसे पहले ब्रोंकियोल उन्हें क्या कहेंगे हम, इनिशियल ब्रोंकियोल, और ये भी होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरी, और सबसे लास्ट वालों को हमने क्या कहा गया, टर्मिनल, क्या कहा बच्चे, टर्मिनल ब्रोंक, ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है, चलिए, यहां तक अगर आपकी बात समझ में आ गई, लंग्स हमारे कौन शेप है, कैसे हैं, कौन शेप है, अब जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, कौन है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, आगे क्या जाएंगे, आगे जाके वो खुल जाते हैं किसमें, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स खुल जाते हैं किसमें बच्चों, सैक शेप एल्वेलाई, सैक शेप एल्वेलाई, और ये बच्चे ये है इनकी डक्ट, और ये एल्वियोलाई, और ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, सर कौन सी शेप बताइए आप, कौन शेप, कौन शेप लग, सिखाए, एल्वियोलाई को क्या कहते हैं, एयर सैक्स, एयर सैक भी कहते हैं इन्हें, उपिकाएं भी कहते हैं, यहीं पर, अच्छा अब क्या है, अब यहां से चलो, कहां से, नोस्ट्रिल से, और नोस्ट्रिल से चलते चलते कहां तक पहुंच जाओ, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक पहुंच जाओ, ये हमारे ब्रीथिंग का कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग एरिया है, कैसा एरिया है, कंडक्टिंग पार्ट है, यह तो केवल कंडक्शन करता है, इसका काम है जो बाहर की एयर है, बाहर की एयर है उसे क्या करें, नंबर 1 उसमें से धूल हटा दे, क्या कर दे, धूल हटा दे, नंबर 2 उसे मॉइस्ट बना दे, नंबर 3 उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर जाए, ये काम होता है पूरे कंडक्टिंग पार्ट, क्लियर, कंडक्टिंग पार्ट का काम समझ में आया, कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होगा
हाँ, अब आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज पार्ट में कौन कौन है? डक्ट है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई। आप इसे तीसरे तरह से भी कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है और एल्वियोलाई। कभी कभी डक्ट ना देके रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई लिखा रहता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं है, है ना? किस हमने तो डक्ट और एल्वियोलाई बताया, हमने तो सिंपल वो पढ़ा था वो याद रख लिया। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकस एंड एल्वियोलाई भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये एक्सचेंज है, यहीं पर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है ना, क्या मतलब एक्सचेंज का? आगे देना देना। हमने जब सबसे शुरू में ब्रीदिंग की डेफिनेशन बताई थी, एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 यस सर। इन ब्रीदिंग, कही थी ना हमने। तो अल्टीमेटली कहां पे परिफॉर्म हो रहा है? इस कंडक्टिंग पार्ट में हो रहा है। क्या वो केवल एल्वियोलाई में होता है? नो, इट इज नॉट ओनली एल्वियोलाई एंड, ये ध्यान, यही पॉइंट याद रखना, यही बच्चे भूल जाते हैं। मोटा मोटा एल्वियोलाई याद रखते हैं, डक्ट को भूल जाते हैं, इसलिए इसे मैंने याद करा। ये आपको याद है, हाँ, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट को याद। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकता है। पूछना किसी को, कोई प्रश्न आ रहा है दिमाग में? है किसका? सीडिंग। रिंग, रिंग वाला बता रहे। हमारी जो ट्रेकिया है बच्चे, उसमें एयर रहती है। क्या रहती है? अब ऐसा मुलायम सा पाइप हो जो एयर से भर के तो बना रहता हो, और जब एयर नहीं होगी तो क्या होगा? वो पिचक जाएगा। जब एयर नहीं होगी तो क्या होगा? ये जम जाए। फिर उसे खोलना पड़ेगा दोबारा से, वो परमानेंट खुला रहे तो एक्सचेंज बढ़िया होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? उसमें कार्टिलेज के रिंग डाल दी। क्या डाल दी गए? कार्टिलेज से क्या वो रिंग कंप्लीट है? नहीं, नहीं। वो इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। किधर से इनकम्प्लीट है वो? पीछे डोर्सली क्या हो या वेंट्रली, ये बोलो, पीछे आगे पीछे होगी। डोर्सली इनकम्प्लीट है, ये भी ध्यान रखना है। यार डोर्सली इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि इनकी डोर्सल साइड पे कौन पड़ा है? इससे पैकेट। जब आप खाएंगे, खाने की नली है, वो भी तो एक नली है, उसमें कोई रिंग नहीं है, उसमें कोई रिंग है, नहीं। रबड़ की तरह है वो। और जब आप खाएंगे और आप ठूस ठूस के भर ले, आपके मनपसंद खाना आ गया मान लिया, है, और आपको लगा यार जल्दी जल्दी खा लो वरना तो खत्म ही हो जाएगा मामला, या घर में कोई चीज सामने पड़ी है, तीन भाई बहन भी बैठे हैं, आपकी मर्जी का है ना? तो आप क्या करते हैं? मंकी की तरह एकदम जब बटन के भाई मुंह में डाल दो, फिर तो वो छीन ही नहीं पाए, है ना? और उसे निगलना पड़ेगा, फिर निगल लेते हैं। तो भैया, हाँ, गड़बड़ हो जाता है। एक बार हमने अपनी लाइफ की एक छोटा सा किस्सा शेयर कर रहा हूँ, हालांकि इसी से, इस मतलब ये जो घटना है ना इससे संबंधित है। जब हम भी आपकी तरह इंटरमीडिएट में ही थे, तो हमारे एक साथी ने हमारे से शब्द लगा, पहले बेसन की एक टिक्की आती थी, बेसन की टिक्की, इतनी बड़ी वो बेसन की टिक्की होती थी। तो जैसे सुबह के टाइम चाय पीने के लिए जाते थे हम दुकान पे, स्टडी करते थे, चाय दुकान पे ही होती थी। तो अब चाय पीनी है तो भैया मसला तो पैसे का रहता था, कितना खर्च करना है चाय पे। तो एक हमारे फ्रेंड ने एक दिन कहा कि यार हम जनरल क्या करते भाई, एक चाय बनवाई है उसके साथ कुछ ले लिया, कभी मटर ली, कभी मट्ठी ली, कभी टिक्की ले ली बेसन की, कभी एक बार हमारे फ्रेंड ने शर्त लगा दी, अगर तुमने 3 टिक्की लगातार खा ली, एक के ऊपर एक रखे, तो पैसे मैं दूंगा आज सारे। हमें लालच आ गई, हमने वो 3 टिक्की ली और मुंह के अंदर गड़ा। अब भैया जब वो मुंह के अंदर गई ना, सब पता लगा कि भैया कितना मुश्किल टास्क है, लेकिन क्योंकि शर्त ले ली थी, अब काम मुश्किल ना हो तो करने का फायदा क्या है? अब बड़ी मुश्किल से भैया वो हमने, फिर हमने भी टेक्निक अपनाई कि भाई उन्हें थोड़ा सा मुंह चलाते चलाते साइड में इसलिए दिया कि पीछे की जान से उसे थोड़ा सा चबा के पहले प्लेस बनाना शुरू किया, और वो हमने रख ली। लेकिन जब तक वो हमारे, एक तो मुंह में फंसी तो मुंह का तो कोई संबंध ही ना था, से सांस लेना है ना? और तो इसलिए ऐसी शर्त चली किसी से बताया है, हार्मफुल हो जाता है। हम तो भाग्य से बच गए, लेकिन ये हार्मफुल हो जाता है। तो भैया ऐसे बेटा, वो टिक्की जो है ना,
भोजन है आप खाओगे जो, तो वो किसे बंद कर लेगा, उसको पैकेज को धकेलेगा। अब मान लिया एक नली बेटा ये, और एक नली ये नली तो पिचकी हुई है, लचक है इसमें। अब इस नली में लचक तो है, लेकिन अगर रिंग ये पूरे होते तो ये तो बिल्कुल ना हिलती, लेकिन मैं तो अपनी जगह। अब इसने दे दिया कि थोड़ा जो पीछे लगा पाती, लेकिन तो मुलायम है, चारों तरफ डायमीटर इसका चारों तरफ फैलेगा। अब इसे आगे भी जगह चाहिए, अगर आगे रिंग होंगे तो जगह नहीं मिलेगी, तो खाना आपका अटक सकता है, खाना आपका क्या हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे रिंग में ये प्लेस बना हुआ है, तो अब आगे भी प्लेस मिलेगा, थोड़ा सा प्लेस आगे भी मिल जाए, ठीक है, इसलिए वो शेप है। ये शी शेप के क्या है बच्चे, वो रिंग। अब आती है इनकी, अब ये इनर लाइनिंग भी रहती है, क्या रहती है, इनर लाइनिंग रहती है। देखो बच्चों, एपिथेलियल से लाइनिंग होती है ना। ट्रेकियल और वाला पार्ट जो है सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, ठीक है। ब्रोंकियाई वाला पार्ट सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है ना। और ये इनिशियल ब्रोंकियोल जो है, ये क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबोइडल। और जो एल्वेलाई है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो एल्वेलाई का जरूर याद रखना है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मैंने सबका बता दिया आपको किसका क्या होता है ना। ट्रेकिया क्या है, स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर उसके बाद ब्रोंकियाई क्या हो जाती है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स आगे क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल। फिर उसके बाद स्क्वेमस एल्वेलाई जो है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो एल्वेलाई का जरूर रखना कौन सी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि एक्सचेंज होना है, क्या होना है, फ्यूजन होना है। डिफ्यूजन के लिए स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू सबसे बेस्ट रहता है, डिफ्यूजन के लिए सबसे बढ़िया कौन रहता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है। सरफेस एरिया इसका क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर। अब जो हमारे लंग्स है बच्चे, हाँ, लंग्स के बारे में क्या, हमारे लंग्स के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन हो, प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, पल्मोनरी फ्लूइड भरा रहता है, जो फ्रिक्शन से बचाव करता है। फ्रिक्शन से क्या करता है, जो ऊपर वाली लेयर है प्लूरल है इसकी, वो हमारी थोरेकिक जो कैविटी है उसकी दीवार के साथ अटैच रहती है, और भीतर वाली जो है वो लंग्स के साथ रहती है अटैच, जिसके साथ अटैच रहती है, लंग्स के साथ अटैच, ठीक है। तो डबल लेयर में जो आपने देखा फेफड़ों में पानी भर गया, तो पानी ये बीच में कैविटी में ही भरता है, इसमें इन्फेक्शन वगैरह जो होता है ना, जो प्लूरल कैविटी होती है इसमें ही भरता है, फिर इसमें ही पंचर करके वो फिर पानी निकालते हैं, नली डाल देते हैं पंचर करके, और फिर उस पानी को निकालते हैं, इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हाँ? बताइए यहाँ तक बात समझ में आई है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ में ना आया, पैसे समझ में आ गए सबको, एयर कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे जाएगी, सबसे पहले कहाँ जाएगी, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद नेजल, नेजल चैम्बर के बाद पैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, पैरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया के बाद फिर 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 एल्वेली, फिर ब्लड, ये तो दिमाग है, या तो ब्लड से, ये ब्लड में ही जाएगी किसी ना किसी, हाँ, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो एपिग्लोटिस है इसका काम क्या है, सर मतलब जब हम निवाला निगल रहे होते हैं उस समय क्या करता है ये, किसे,
श्वास नली के ढक्कन की तरह कार्य करता है ये और एपिग्लोटिस को ढक लेता है जिससे फूड पार्टिकल्स हमारी ट्रेकिया के भीतर नहीं जाके आ जाए। अगर जाएंगे तो क्या होगा, हमें धक्का लगेगा और जब तक लगेगा जब तक कि वो फूड पार्टिकल्स हमारे बाहर नहीं आएगा हाँ, तब तक आपकी हालत खराब हो जाती है। तब तक आपकी हालत क्या हो जाती है, क्लियर। अब इसके बाद हम थोरेकिक चैम्बर आएगा हमारा, भाई थोरेक्स में थोरेकिक चैम्बर आएगा। थोरेकिक चैम्बर के बाद फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए हमारी, ये हमें अध्ययन करना। क्लियर। तो जितना आज पढ़ाया सब बच्चे याद करके आएंगे या नहीं याद करके आएंगे ये बताइए। हैं, याद करके आएंगे याद रहेगा। बहुत आसान सा लेसन है, आपने देखा होगा कि अब तक ऐसी कोई चीज तो आई नहीं मुश्किल आपको लगी थी, है ना। लगातार आप पढ़ेंगे तो आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि आपको शर्त यह है कि आपको पढ़ना है। कितने टेस्ट बाकी रह गए हैं, कौन कौन रह गया, फिश वाला चैप्टर एनिमल किंगडम एंड